दोस्तों अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। IIT रुड़की में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाने जा रहा है। तो मैं IIT मैं डॉक्टर भीमराव जी की 132वीं जयंती के लिए तैयार हो गया हूँ। चलो अब हम घर से डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए निकलते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों IIT में जगह जगह बाबा साहब के पोस्टर और बैनर लगाए हैं। IIT को फूलों और लाइट से सजाया गया है। हम आपको पूरे प्रोग्राम दिखाएंगे और पूरी IIT का यहाँ से दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ बैनर लगाए हुए हैं और IIT को कैसे सजाया हुआ है। और दोस्तों IIT की एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, एक एक भाषण हम आपको दिखाएंगे। डायरेक्टर भाषण देंगे, हमारे अध्यक्ष जी भाषण देंगे, डिप्टी डायरेक्टर भाषण देंगे, सब एक एक भाषण हम आज आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है। बच्चों को, स्टूडेंट को और कर्मचारियों को हमारे डॉक्टर साहब कैसे मोटिवेशन करते हैं, कैसे लेक्चर देते हैं, ये आपको सुनना है। तो दोस्तों IIT भी एक अपने में गौरवपूर्ण है, देखने लायक है। देखिए दोस्तों यहाँ चौराहे पर ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने 132वें जन्मदिन समारोह का यहाँ बैनर लगाया हुआ है और पूरे धूमधाम से इस तरह के हर चौराहे पर ये हमारे साइन बोर्ड और ये पूरे सजाए हुए हैं, छोटे पेपर, बड़े बड़े बोर्ड, ये सब लगाए हुए हैं। देखिए इस तरह के चौराहे पर। और दोस्तों रात को तो यहाँ देखने का आनंद ही कुछ और होता है, पूरा सजाया हुआ है। मैंने दूसरी वीडियो भी इन फुहारों की डाली हुई है। दोस्तों अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी के पास, साइकिल स्टैंड और आपकी बाइक स्टैंड, कार स्टैंड के पास। हमने यहाँ अपनी कार लगा दी है और अब हम आपको यहाँ जहाँ पर प्रोग्राम होना है वहाँ लेकर चलते हैं। दोस्तों बाबा साहब की जो जयंती है वो IIT के सीनेट हॉल में मनाई जा रही है। वहाँ पर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, लाइजन ऑफिसर और सभी कर्मचारीगण और चीफ गेस्ट वहीं पर आ रहे हैं। हम आपको IIT के फ्रंट से लेकर सीनेट हॉल तक जाएं। दोस्तों हम IIT रुड़की के सामने आ गए हैं। हमारी IIT को 175 वर्ष हो गए हैं। देखिए यहाँ पर 175 वर्ष का बोर्ड भी लगाया हुआ है। हमारी IIT आज भी बहुत मजबूत कंडीशन में खड़ी हुई है। 175 वर्ष के बाद भी इसकी बिल्डिंग एकदम बहुत मजबूत है। तो दोस्तों IIT के सामने ये सजावट देख लीजिए। यहाँ फूलों की सजावट, चारों तरफ फूलों की सजावट की हुई है और चारों तरफ यहाँ गमले रखे हुए हैं और बिल्डिंग की लाइटिंग से दोस्तों रात को मेन बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग की हुई है। पूरी यहाँ लाइट सजाई हुई है। IIT को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। देखिए कैसे अंबेडकर जी की जयंती पर ये फूल सजाए हुए हैं, चारों तरफ गमले गमले रखे हुए हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। जिसने प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है ये पूरा आनंद वीडियो पर ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम मेन बिल्डिंग के सामने से होते हुए सीनेट हॉल पर जा रहे हैं। ये मेन बिल्डिंग का एकदम फ्रंट पर आ गए हैं हम। इधर से होते हुए सीधे हम
मेन हॉल पर पहुंचते हैं जहां पर प्रोग्राम होने वाला है। आपको बताएंगे, आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम स्नेट हॉल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ भी सजावट हो रही है खूब। यहाँ गेंदे की माला वगैरह सब गेट पर लगाई हुई है और यहाँ जलपान की व्यवस्था भी हो रही है। देखिए, ये एक छोटा सा जलपान कराएंगे। जैसे ही भाषण खत्म होगा तो एक छोटा सा जलपान कराएंगे। दोस्तों, हम स्नेट हॉल के अंदर आ चुके हैं और डायरेक्टर साहब भी हमारे आ गए हैं। अब डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर और लाइजन ऑफिसर को ये बुगे दिए जा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। इसके बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर लोगों को संबोधित करेंगे, स्टूडेंट को संबोधित करेंगे। आपको इनका भाषण ध्यान से सुनना है। हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर कुल्ही के लिए खड़े हो जाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ करें। IIT रुड़की के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और SC/ST सेल के लाइजन ऑफिसर IIT के हैं। ये भी प्रोफेसर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं और बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर फूल अर्पित कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। इसके बाद सभी कर्मचारी बाबा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे। सभी स्टूडेंट सभी इनको पुष्प अर्पित करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर का भाषण होएगा। ये हम एक एक चीज़ आपको बताते रहेंगे क्या चीज़ हो रहा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। डिप्टी डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया है एंड में, और हमारे मिश्रा साहब ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया है। दोस्तों, यह हमारे डिप्टी डायरेक्टर, कर्मचारियों, स्टूडेंट और जो भी हमारे साथीगण आए हुए हैं सबको संबोधित कर रहे हैं। तो ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं। आप इनका भाषण गौर से सुने, शांति बनाए रखें। The 132nd जयंती ऑफ भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। I welcome you all for this celebration. We all know that in every years on April 14th we celebrate his birth anniversary. After we should adopt the good things which, and in past also we have pointed out that this department should do some activity in whole year, not only when this Jayanti comes near, then during the campus. We have also this society that we do something regularly in the campus. But as far as my information is concerned, there is no such type of activity from the society. What I mean to say that, आज तो हम लोग सब कुछ सुन लेंगे। यहाँ पर बहुत वक्ता लोग हैं जो कि बाबा साहब के बारे में बताएंगे, हम लोग सुनेंगे। इसके बाद हम लोग जाकर के भूल जाते हैं उनके अच्छे विचारों को। हमारा मेन कर्तव्य है उनके अच्छे विचारों को सोसाइटी में प्रोपोगेट करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, जो कि हम करते नहीं हैं। किसी भी महापुरुष की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हो जाना, कुछ बोल देना, फिर चाय पानी करके चले जाना, इन माय व्यू इज नॉट सफिशिएंट। उनके विचारों को सोसाइटी में, उनके विचारों का प्रचार करना, उनकी अच्छी चीजों को लोगों को बताना, सोसाइटी के उत्थान के लिए काम करना, वो ज्यादा जरूरी है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट, एंड टुडे अगेन आई एम सजेस्टिंग ऑल द ऑडियंस कि टुडे एटलीस्ट वी शुड प्रॉमिस समथिंग बाबा साहब के बर्थ एनिवर्सरी पर कि हम सोसाइटी में
ये चीज करेंगे, कुछ करेंगे, यूनिवर्स के लिए वो जरूरी है। इस रिमार्क के साथ मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस फंक्शन के लिए। जय हिंद। आपके प्रभावशाली वर्षों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की महान उपलब्धियों से अवगत हैं। ऐसी शख्सियत के जीवन को गहराई से जानने के लिए हम मंच पर प्रोफेसर विनोद मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। अभी हमारे मिश्रा जी का भाषण सुना। मिश्रा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आपको इनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना है। इनकी पूरी जीवन कथा आपको मिश्रा जी ने बताई। तो दोस्तों, इनके भाषण को आप ध्यान से सुने। धन्यवाद। और हम सबको इन मूल मंत्रों को लाना चाहिए। इन दिनों पर बस एक साहित्य का छात्र होने के नाते इन दिनों में रश्मि रथी पढ़ रहा था, राष्ट्रकवि दिनकर की रश्मि रथी, और उनकी कुछ पंक्तियों से मैं अपनी वक्तृता को आगाज दूंगा। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण कहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। सूरों का मूल निशाने को और खुद विपत्ति बरसाने को है गौर मिलता है शासक में। टिक सके वीर लगते मन में, खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। उन बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लागी हो, वर्तिका बीच उजियारी हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। आज इसी रोशनी के आलोक में हमारी पूरी दुनिया नहा रही है। और हम बस एक दिन अम्बेडकर जयंती मनाने के बाद इन सारे मूल्यों को भूल जाते हैं। तो आइए जरा बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं को हम जाने। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो मूल नाम सतपाल से जाने जाते थे, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में हुआ। परंतु गरीबी अम्बेडकर जी के लिए कभी उनकी प्रतिभा के प्रतिपादन में बाधक नहीं रही। अंग्रेजी में एक कहावत है, calamities are the touchstone to success, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सच कर दिखाया। वैसे तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई, किंतु उनकी प्रतिभा ने उन्हें उस समय बड़ौदा स्टेट की छात्रवृत्ति दिलाई, और वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून में अपनी डिग्रियां प्राप्त की। डॉक्टर अम्बेडकर शुरू में उन्होंने कुछ अध्यापन का कार्य किया, लेकिन उसके बाद भारत की राजनीति में उनकी गतिविधियां तेज हो गई। और आज यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, तो ये उनके राजनीतिक और उनके न्यायिक अवदानों का प्रतीक है। यह अत्यंत गर्व की बात है मित्रों कि एक सामान्य महान परिवार में जन्म लेकर भी बाबा साहब अपने उच्च विचारों को हमेशा अहमियत देते रहे। जब कभी भी मौका आया, उन्होंने सभी धर्मों में जो कुरीतियां थी उनके बारे में कहा। मैं उनकी एक पंक्ति है जहां उन्होंने कहा, I'm a born Hindu, but I would not like to die a Hindu। और यही वजह है कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बाबा साहब की बहुमुखी प्रतिभा का ही परिणाम है कि उन्होंने भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का पद सुशोभित किया, और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो देश के पहले कानून मंत्री बनाए गए। बाबा साहब न केवल कई विषयों के ज्ञाता थे, बल्कि वे हिंदू धर्म के व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना चाहते थे। और मित्रों, उपेक्षाओं के बादल में ही अपेक्षाओं की घनघोर बारिश होती है, और बाबा साहब ने ये सिद्ध कर दिखाया था। हम जब उनकी रचनाओं पे ध्यान देते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि बाबा साहब का अध्ययन कितना विशाल था। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से कुछ इस तरह है, कास्ट इंडिया, Thoughts on linguistic state, Rana Gandhi and Jinnah,
states and minorities, philosophy of Hinduism, revolution and counter-revolution, Buddha and Karl Marx, written in Hinduism, essays on untouchability. वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, अपनी ढेर सारी गतिविधियों के बावजूद वो अपना समय व्यतीत करते थे अध्ययन और अध्यापन में, और 1951 में उन्होंने एक किताब लिखनी शुरू की जो बुद्ध के टेनेट से संबंधित है, बुद्धा एंड हिज अम्मा। लेकिन अफसोस की बात कि वो इस किताब को प्रकाशित हुए देख नहीं सके। 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपने आप सचिव को कहा कि उसकी कुछ प्रतियां मेरी मेज पे रख दो। अगले दिन सुबह 6 तारीख को बाबा साहब उन्हीं किताबों के बीच उसी मेज पर मृत पाए गए थे। दलितों और शोषितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बाबा साहब सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश के लिए संघर्ष किया और इस क्रम में उन्होंने मनुस्मृति की भी कई प्रतियां चलाई। दलितों के उत्थान के लिए उनके विचार अक्सर हमारे राष्ट्र के नेताओं से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका यह कभी मतलब नहीं था कि उनके बीच कोई सम्मान नहीं था। 1952 के आम चुनाव में वे लोकसभा के लिए चुनाव लड़े, लेकिन मित्रों की बड़ी विडंबना थी कि एक ऐसा विद्वान लोकसभा में चुना नहीं गया, एक बार नहीं 2 बार, परंतु हमारे देश के कुछ लोगों ने उन्हें न्याय मंत्री का पद दिया और वो राज्यसभा के आजीवन सदस्य रहे। अपने प्रखर विचारों के लिए मशहूर अम्बेडकर जी कई कुरुचियों के तो घोर विरोधी थे भी, और जैसा कि मैंने पहले कहा 16 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया। 15 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपने आप सचिव को ये बात कही थी, और 5 दिसंबर को और 6 दिसंबर को उनका देहावसान हो गया। यही वजह है कि बाबा साहब के इन विचारों की वजह से 14 अप्रैल को हम समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मित्रों, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि इस बाबा साहब के अवदानों को रिकॉग्निशन बहुत देर बाद मिले, बहुत वर्षों बाद, जब 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा। और इससे पहले कि मैं अपनी भक्तिता को ज्ञान दूं, वाजपेयी जी की कविताओं के कुछ अंश। आओ फिर से दिया जलाए भरी दुपहरी में दिया का। और जब कविता आगे बढ़ती है तो वाजपेयी जी कहते हैं, आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी तो बस आदमी होता है। अब हम तीनों स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर मुकेश कुमार गोरवा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रोफेसर बरवा जी भी भीमराव अंबेडकर जी के कुछ बातों पर प्रकाश डालेंगे, स्टूडेंट को, कर्मचारियों को और अधिकारी लोगों को समझाएंगे। और दोस्तों, ये हमारे लाइजन ओल्ड लाइजन ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टूडेंट का बहुत भला किया है। जो हमारे स्टूडेंट कमज़ोर थे उन्हें एक्स्ट्रा क्लासें दिलाई हैं, और इन्होंने जो फर्स्ट ईयर में बच्चे फेल हो गए थे उनको कोचिंग कराई है, वो भी प्रोफेसरों से नहीं, पुराने स्टूडेंट से। तो दोस्तों, ये हमारे एक होनहार प्रोफेसर हैं। आप इनकी भाषा, इनकी वाणी आराम से सुनिए, ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। कुछ कंप्यूटर साइंस के थे, कुछ EWS थे, नॉट EWS, उसको EWS नहीं था, फिजिकली चेंज बहुत सारे बच्चे कौन सकता है। उस वक्त डीन प्रसन्न नोडियाल ने मुझे कहा, क्योंकि मैं लाइसेंस ऑफिसर था उस वक्त, उन्होंने कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं, लाइसेंस ऑफिसर हो। जब उन बच्चों का डेटा निकाला गया एकेडमिक सेक्शन से, तो पता चला कि 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अधिकतर बच्चे फेल हो गए थे। उसमें एक था इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, दूसरा था कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा था एथिक्स एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये तीनों सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, और चौथा था मैथमेटिक्स। अब जब क्लास में बच्चे को इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही है तो लिखेगा कैसे? मैथमेटिक्स में पता नहीं क्यों बच्चे फेल हुए थे, लेकिन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूला वगैरह होते हैं। फिजिक्स में ज्यादा लोग नहीं होते थे। फिर क्या किया, 2015 में जब नई बैच आई जेई की, उस
उसमें से हमने 70 स्टूडेंट सिलेक्ट करे, क्योंकि 70 2014 में फेल हुए थे। 2015 में 70 स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट किए? जी रैंक के बेसिस पे। कंप्यूटर साइंस के अगर 2 फेल हुए थे 2014 में, तो 2015 में कंप्यूटर साइंस के 2 मेरिट लिस्ट से जी रैंक से ले लिए। कोई फिजिकली चैलेंज था ओबीसी का, मेटलर्जी का, तो हमने 2015 से वही एक कैंडिडेट ले लिया। इस तरह से 2015 में एक कोर्स शुरू हुआ, उसका नाम था एकेडमिक रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम, ARP। और ये 4 सब्जेक्ट उन 2015 के 70 बैच को पढ़ाए गए। पढ़ाया किसने? टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, सीनियर्स ने पढ़ाया। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों को हमने बोला इन चार सब्जेक्ट के लिए आपको फर्स्ट ईयर जो बच्चे आए थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के, उनको हमने 1000 रुपया पर आवर ऑनररी में दिया। और जैसे मैथमेटिक्स के लिए हमने एक थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर का बच्चा नहीं लिया, हमने 5 बच्चे लिए मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, EVS के लिए 4, 5। इस तरह से करीब 4 सब्जेक्ट के लिए हमने 20 बच्चे लिए थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के। एक स्टूडेंट क्लास में पढ़ाता था बोर्ड पर, बाकी के 4 बच्चे क्लास में घूमकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो ये ट्यूटोरियल टाइप की क्लासेस हुई, हर सैटरडे को क्लासेस हुई। हमारे लाइसेंस ऑफिसर की जवाबदारी अब यह है कि वो डीन एकेडमी से कांटेक्ट करें और देखें कि इस साल जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में कितने बच्चे कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए। तो मुझे पता चला कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा फेल हुए। अगली बैच से कुछ बच्चे सिलेक्ट करें, उनको फिजिक्स पढ़ाना शुरू करें नेक्स्ट ईयर से। एक दूसरी समस्या ये देखी कि अधिकतर बच्चे क्लास में पीछे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, कोई डाउट्स होते हैं तो पूछते भी नहीं, हेजिटेशन, मोटिवेटेड नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बच्चों में। टीचर 5 बार पूछता है कोई डाउट हो तो पूछ, नहीं पूछते तो क्या करें? उनको इंक्लूड करना पड़ेगा हमें दूसरी एक्टिविटीज में, जैसे कि वो स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, भवन डे में कॉन्ट्रीब्यूशन करें, NSS में पार्टिसिपेट करें। जब बाहर वो दूसरे बच्चों से मिलेंगे तो क्लास में भी ऑटोमेटिकली दूसरे बच्चों से मिलेंगे। इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? फाइनल ईयर के रिजल्ट कैटेगरी के बच्चों से मिलें, आप पूछें कहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ बुलिंग हो रही है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन बुलिंग होती है, तो उसमें पकड़ ही नहीं जा सकता कोई भी किसी को। फिर थर्ड ईयर से मिले, सेकंड से मिले, फर्स्ट ईयर से मिले, कुछ एक ऑनलाइन सर्वे भी किया जा सकता है। हो सकता है बच्चे यहाँ पे आकर के आपसे बोलेंगे नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऑनलाइन सर्वे करना है, एनोनिमस पूछा जाए उनसे कि कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो, और नहीं हो रहा तो सबसे अच्छी बात है। ऐसा कुछ जहाँ तक मेरी जानकारी ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन फिर लाइसेंस ऑफिसर के तौर पर आपके अनुभव को साझा करने के लिए और आपके वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम मंच पर हमारे संस्थान के छात्र सर्वेश कुमार शाह को आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आकर बाबा साहेब की जीवनी का उल्लेख करें। देखिए, ये कुछ स्टूडेंट भी कहना चाहते हैं बाबा साहब के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, कुछ इनकी जीवनी पर ये बोलना चाह रहे हैं। इनके भाषण भी आप ध्यान से सुनिए। सम्मानीय वरिष्ठ प्रोफेसर यूपी सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, माननीय प्रोफेसर अरिंदम विश्वास, लाइसेंस अधिकारी IITR, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान प्रोफेसर और सम्मानित मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं सर्वेश शाह, MTech डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी का विद्यार्थी हूँ और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के 132वीं जयंती पर उनके द्वारा देश के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डालना चाहूँ। सन 1891 में रत्नागिरी नामक स्थान महाराष्ट्र की वो पवित्र भूमि जहाँ जन्म हुआ एक प्रोफाउंड पावरफुल लीडर, एक ऐसे पॉलिटिशियन, एक वुमेन इमेंसिपेटर, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थ्योरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति का जो बुद्धिज्म के प्रचारक थे, वुमेन राइट प्रोफाउंडर, एमिनेंट स्कॉलर, रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस जैसे उनके कुछ व्यक्तित्व थे। इनका नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। छोटी उम्र में ही रत्नागिरी नामक स्थान
से सतारा नामक स्थान में शिफ्ट हुए, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही है। इनके बचपन में इनकी माता का देहांत हो गया। बचपन से ही दिल दहला देने वाली कठिनाइयों के दौर से ही गुजरे। इनके पिता इन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन चूंकि दलित समाज से महाजाति से थे, तो इनकी शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। तो इनके पिता ने किसी तरह से सिफारिश करके एक नजदीकी स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन उस वक्त की प्रथा कुछ ऐसी थी कि क्लास में बैठने नहीं दिया गया, तो बाहर बैठकर ही पढ़ने को बोला। बच्चे चिल्लाते कि मास्टर जी ये छोटी जाति का है, और अपने अपने टिफिन उठाकर खाते, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी परछाई से उनका खाना अपवित्र हो जाए। कुएं से पानी पी लिया एक बार, इतनी मार पड़ी, एक रिक्शे वाले ने रिक्शे से उतार दिया, बोला तू रिक्शे पे नहीं बैठेगा। ऐसे कई छोटे और ठुके लगे। तो ये जो आवाज से, परछाई से ये शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा को देखकर उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया और स्कॉलरशिप दी, ताकि ये वेस्ट में जाकर लंबी शिक्षा प्राप्त कर सके। एल्फिंस्टन हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अम्बेडकर जी सयाजी गायकवाड़ के पास वापस आ गए, जिन्होंने इनकी शिक्षा के लिए फंडिंग की थी। उनका परोपकार भूले नहीं और डेप्यूटी सेक्रेटरी की जॉब दे दी। उस वक्त ये पोस्ट काफी रुतबे वाली मानी जाती थी, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव, कुएं से पानी न पीने का अधिकार और इस तरह से कई परेशानियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां का जो सरकारी प्यून था, वो उनको दूर से ही फाइल फेंका करता था, उनको खाने के लिए भी बाहर जाने का बोला करते थे। इतनी एक्सॉटिक पोजीशन में रहने के बावजूद भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब की परेशानियों का सिलसिला थमा नहीं। अभी रमाबाई, जिनसे इनका विवाह हुआ था, उनसे उनकी 5 संतानें हुई, लेकिन 4 संतानें एक के बाद एक इलाज के कारण, इलाज की सुविधा न होने के मिल पाने के कारण जल्दी चली गई। एक बच्चा बचा, लेकिन पत्नी भी आगे चलकर बीमारी के कारण। ऐसी विकट परिस्थिति में जब कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से टूट सकता था, इसका अपना स्वाभिमान खत्म हो चुका हो, लेकिन उस वक्त बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और घर की तकलीफों को संभालने के साथ साथ अपने देश और समाज के उत्थान के लिए लड़ते रहे। दलित महिलाएं थी, उन्हें साड़ी पांव को बिना ढके पहनने की ही इजाजत थी, तो इन्होंने आंदोलन कर महिलाओं को पांव तक साड़ी पहनने एवं मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाया। इसके बाद अम्बेडकर जी ने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग की। ये चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पर उनकी वोटिंग की सुविधा हो, लेकिन गांधी जी आपत्ति जताने लगे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये अंग्रेज जाति के आधार पर देश को खंडित कर देंगे। तो गांधी जी ने बाबा साहेब को राय दिया कि वे दलितों को आरक्षण दिलाएं और बाकी सब करेंगे, लेकिन अलग न करिए, क्योंकि अगर जाति के आधार पर देश को अलग कर दिया गया तो देश को कभी अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। तो गांधी जी चाहते थे कि अम्बेडकर जी उनके साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई करें, लेकिन फिर भी अम्बेडकर जी नहीं माने। तो गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए। उस वक्त समाज के लोगों की मदद करूं या दूसरी तरफ देश में आंदोलन लड़ रहे गांधी जी के आमरण अनशन के कारण जीवन का त्याग न हो जाए। फिर काफी सोच विचार करने के बाद गांधी जी के समझौते को मंजूर किया और पूना पैक्ट साइन किया, पूना पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया। पूना पैक्ट क्या था कि ब्रिटिश इंडिया विधायिका में दलितों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। अम्बेडकर साहब द्वारा लिखी गई 2 किताबें, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड सॉल्यूशन के आधार पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत के सबसे निचले पायदान से आए ये यंग व्यक्ति, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, उस व्यक्ति की बुद्धि पे भारत के संविधान की स्थापना की गई। इनके ज्ञान, इनके बुद्धि एवं इनके कौशल का लोग इंडियन और ब्रिटिश लीडर दोनों मानते थे। 1947 में भारत की आजादी के बाद जब नेहरू जी गांधी जी के पास अपनी कैबिनेट की लिस्ट लेकर गए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तभी गांधी जी ने कैबिनेट लिस्ट देखने के बाद नेहरू जी से पूछा इसमें बाबा साहब का नाम कहाँ है, और वहीं आपस में दोनों की बहस हुई और गांधी जी ने नेहरू जी से बोला ये आपकी कैबिनेट नहीं है, बल्कि ये आजाद भारत की कैबिनेट है। तभी अम्बेडकर जी को कानून मंत्री के रूप में लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। जो इनसे सहमत थे, जो इनसे असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। बहरहाल मन तो है कि इस विषय पे मैं और भी कुछ बातें रखूं। अच्छा, बुद्धिमान कितने की आगे चल के उन्होंने हिंदू वोट बिल और महिलाओं के कानून में सुधार किया, जैसे घूंघट में रहना, पर्दा सिस्टम, सती प्रथा, महिला शिक्षा अधिकार, इन पर इन्होंने जमीनी स्तर से जागरूकता फैलाई और वोमेन लॉज के बदलाव किए। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए लैंड रेवेन्यू टैक्स और एक्सरसाइज ड्यूटी के कानूनों में सुधार की, भूमि सुधार एवं राज्य के आर्थिक विकास कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास बात यह है कि अम्बेडकर साहब वो लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, बल्कि ये वो लीडर थे जो मानते थे कि देश के कमजोर हिस्से को उठाना देश के हर लीडर की जिम्मेदारी है। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए अंत करना चाहूंगा कि इनकी लैंग्वेज में, इनके स्पीच में, इनके चर्चा में, इनके आचरण में
इनकी किताबों में और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन होते हुए संविधान लिखने में सहनशीलता और धैर्य लगातार देखने को मिला। अहिंसा परमो धर्म बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। आत्मत्व सर्वभूतेषु अर्थात सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए, समान दृष्टि देने का प्रयास किया और आखिरी दम तक अपने कर्म के प्रति समर्पित रहे। आगे चलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा। देश ने इनको भारत रत्न दिया। एक बात और, इनके जैसा लीडर पूरे विश्व में उंगलियों की गिनती में होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय। हम सभी को बाबा साहेब जी की जीवनी से अवगत कराने के लिए सर्वेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आए और बाबा साहेब के कार्य पर प्रकाश डालें। ये SC/ST के अध्यक्ष हैं, ये संजीत कुमार जी हैं। ये बड़े ही होनहार कर्मचारी हैं। ये SC/ST वेलफेयर के अध्यक्ष हैं। इनकी भी आप भाषण सुनिए। इन्होंने भी खास भाषण दिया है अंबेडकर जी के बारे में, ध्यान से सुनिए। अब मैं उन तथ्यों से कुछ अन्य बिंदुओं पर विचार करना चाहूंगा। आज एक आदिवासी महिला भारतीय गणराज्य की राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है तथा भारत G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े ही गर्व का विषय है। इस सभी सफलताओं के पीछे भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्य नींव में ही निहित है। भारतीय लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार केवल एक राजनीतिक शासन पद्धति ही नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पद्धति है, एक सिस्टम है जिसका लाभ हम लोग प्रत्येक क्षण प्रतिदिन लेते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन जैसी महान हस्ती के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हम उनके जीवन से बहुत प्रेरित हैं और उनकी कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। हम द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी अथवा उपलब्धियों की जागरूकता के लिए कई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई, जिसके प्रतियोगी अभी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके विजेताओं को सम्मानित करने के लिए हम मंच पर निदेशक एवं उप निदेशक महोदय जी को आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आए और विजेताओं को पुरस्कृत करें। इंजीनियरिंग कोर्स के छात्र IIT के डिप्टी डायरेक्टर कुछ स्टूडेंट को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिन्होंने प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ये इनाम दे रहे हैं। इसके बाद वो स्टाफ, कर्मचारियों और स्टूडेंट को भाषण से संबोधित करेंगे। भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, स्टूडेंट को अच्छी जानकारी देंगे, मोटिवेशन करेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है धीमर हर्षित श्रीचंद्र बीटेक इसी थर्ड ईयर के छात्र ने। सभी नेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम निदेशक महोदय से निवेदन करते हैं कि वे मंच पर आकर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करने का दर्शन अम्बेडकर जी के 136वें जन्मदिवस पर यहाँ उपस्थित हुए और मिस्टर सर्वेश ने और श्री विनोद मिश्रा जी ने और बाकी सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे से उनके व्यक्तित्व को विचारों में प्रस्तुत किया।
तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो एजुकेशन है, जब हम आपसे करीब 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने यूके में, यूएस में और जर्मनी में जाके स्टडी, और तब जो सिचुएशन थी उस समय ना तो बहुत सारे संसाधन थे, समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी, जाति भेद की बात चलती थी, धर्म का विरोध चलता था। उसके बावजूद he could emerge, right? And he presented himself among the other society, right? So-called privileged society that time. ये बहुत सोचने की बात है। आजकल हम छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, या हम सोचते हैं सीजीपीए कम होगी, या हम सोचते हैं कि हम थोड़ा आइसोलेशन में चले गए, या कुछ सोच रहे हैं, अन्य विचारों में जा रहे हैं। तो वो सब जो है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट वी आर नाउ फ्री इंडियन। हमारे पास सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी हम आज के दिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन पर काम कर रहे हैं। आज भी हम उन चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये क्यों हो रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। 100 साल पहले जब ये चीजें हट गई हैं, या आजादी के बाद ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे हट गई हैं, तो अब हमारे विचारों में ये कहां से आ रहा है? जब हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर रहे हैं, तो हम इन चीजों को क्यों सोचते हैं? वो चीजें सोचने की जरूरत है। तो चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, हॉस्टल्स में हैं, या स्टाफ में हो, या फैकल्टी में हो, सबसे बड़ी चीज जो आनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई एम द बेस्ट, आई हैव टू मेक माय ओन वर्ल्ड। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सोचना होगा कि हमें ग्रुप में काम करना है, हमें मिलजुल के काम करना है। आपको अपने टैलेंट को आगे लाना है। आप आईआईटी सिस्टम में हैं, तो आप सोचिए कि आप जो 10 लाख बच्चे अपेयर हुए, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे एजुकेशन पॉलिसी के हैं, चाहे वैसे हैं, लेकिन आप जो है अमन टीम में आए हैं, चरण होकर निकल के आए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए। आप बहुतों से बहुत अच्छे हैं, उसमें क्लास की बात नहीं आती, उसमें आपका टैलेंट आता है। टैलेंट को दिखाइए। और जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि कम्युनिकेशन इज एन इशू, कम्युनिकेशन इशू इज विद एवरीबॉडी। जो भी गांव से पढ़ के आता है, उसमें एक कम्युनिकेशन गैप जो लैंग्वेज का है, इंग्लिश बोलने का है, वो होता है। इकोनॉमी है, कोई भी गांव से आते हैं तो उस समय सबकी इकोनॉमी सेम नहीं हो सकती। हमें उस चीज को सोचना है। हमें ये सोचना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इकोनॉमी हमसे भी पुअर। हमें ये सोचना है कि कम्युनिकेशन स्किल को हम ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो वेलनेस सेंटर है या मेंटर्स है, उसकी हेल्प लेनी। इसको हमें इस तरह से नहीं देखना है कि मेरी सीजीपीए कम हो गई, या मैं अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल सकता हूँ और मैं कमरे में बंद करके अपने को बैठूं हो, या आइसोलेशन में। उसको आप सीखते तभी हो, क्योंकि आपको शर्म हटानी पड़ेगी। वो सबके लिए समान चीज है, उसमें कोई जाति नहीं आती कहीं भी, या धर्म की बात नहीं आती है, वो सबके लिए प्रॉब्लम्स होती है। हमें ये करना है कि हम मिलजुल के साथ में काम करें। हमें ये सोचना है कि हम अगर अंग्रेजी में वीक है तो हम कोई कोर्स कर सकते हैं, हम मेंटर से बात कर सकते हैं। और बिलीव मी, आप एक महीना अगर उसमें जाके काम कर लेंगे, अगले महीने आप फिर से उठते खड़े हो जाएंगे। वो बहुत जरूरी है। शुरू में सबको आप नई जगह आते हो, हॉस्पिटल की लाइफ अलग होती है, घर में आपको अलग तरह की सुविधाएं मिलती हैं, सिस्टम चेंज होता है। वो कहीं भी होगा, सबके साथ वो चीज होती है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे, आपको वहां पे एडजस्ट होना पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट करना है समय के साथ। आदमी जैसे सोना होता है, काट के निकलता है और पानी चमक जाता है, तो वो स्पीड होनी चाहिए। आपको समय इसलिए दिया जाता है कि आपकी 4 साल की डिग्री है, पीएचडी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल में रह सकते हैं, वो सबके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको वो कॉन्फिडेंस लाना है कि मुझे एक टाइम फ्रेम डिफाइन करना है, एक महीने ये काम करने हैं जिसमें मैं, आप जर्मनी जाते हो तो वहां भी आपसे कहा जाता है कि जर्मन सीखे, फ्रांस जाता है, फ्रेंच सीखे, और आप सीख लेते हो बिल्कुल, तो यहाँ भी क्यों नहीं कर सकते? अंग्रेजी में भी अंग्रेजी सीख लेंगे, क्योंकि बेसिक तो ठीक है। और मैथ्स से साइंस की बात करते हैं तो हमें मेहनत करनी है। हमारे मेंटर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनकी हेल्प लेनी है। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें अपने अंदर एक आत्मविश्वास है जो ऑलवेज बी आई एम द बेस्ट। आपको आज किसी चीज का आंसर नहीं आता है, आप कहिए आई विल लेट यू नो, और जाइए गूगल करिए, चैट जीपीटी की आपकी सेवा उसमें हम लेते हैं। आजकल तो और भी टेक्निकल लेवल हो गई है, आप देखिए उसमें क्या क्वेश्चन का आंसर है, अगले दिन आप जाकर प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक दिन में होता है और वो सबको लगता है बस हम भी आज विश्वास आएगा और आप करेंगे। और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डिस्कस करिए लोगों से। तो ये मैं जरूर चाहूंगा कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो बाबा आया बहुत अच्छे से समझाया, उस समय बहुत डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन वो इलाज करके, और आज
वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपके पास राइट्स हैं, राइट्स टू इक्वलिटी हम मानते हैं कि सब समान। जब हम ये बात कर रहे हैं कि वन एट वन फैमिली, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना तो तभी हो पाएगी ना जब हम सब लोग एक साथ काम करेंगे। उसमें कभी नहीं सोचता है अगर हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो सबको साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सी सारी चीजें हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हम इसीलिए कर रहे हैं आजकल कि हमें प्रोडक्ट डेवलप करना, और ये सब ये है कि आप लोग जो छात्र हैं ये देश का भविष्य है, और हर छात्र देश का भविष्य है। ये नहीं कि जो जिसके नंबर ज्यादा है या कम से उसके देश का भविष्य नहीं बनने वाला। स्टार्टअप कोई भी लगा सकता है, उसका सीजीपीए से मैटर नहीं करता। आपको बहुत चीज सोचनी है, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजों में काम करता है। हाई सीजीपीए टेक्निकली काम करते हैं, अगर सीजीपीए बिल्कुल जाने की हर ब्रांच की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है उसको हम खुद ही क्रिएट करते हैं। कभी हम ब्रांच को लेकर होते हैं, कभी हम जो सीजीपीए को लेकर होते हैं। तो ये जिसको रोने की आदत है उसको सुधारना है, वो बहुत जरूरी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आप IITian हो, वो सोचना। अगर ये आत्मविश्वास आ जाएगा तो मुझे लगता है कि हमें फिर किसी तरह का टेंशन नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ये जो वेलनेस सेंटर हम बना रहे हैं हम उसको बंद कर देंगे फ्यूचर में, वो मैं चाहता हूँ। और इसके लिए आपको आउटरीच बढ़ाने की जरूरत है। सभी छात्रों से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोगों से मिलें। इंस्टीट्यूट तभी आगे निकलेगा जब आप छात्र अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएंगे। क्रिएटिव साइट बिल्डिंग है, जाइए वहां साइट में काम करिए, मिलकर काम करिए। एनएसएस एक्टिविटीज में लीजिए, गाँवों में जाइए, उससे आपको समझ में आएगा कि अगर आप इकोनॉमी वीकर है तो आपसे इतने लोग आप पीछे हैं जिनके पास तो खाना भी नहीं मिलता। पर उनके जो उन्होंने राष्ट्र के लिए जो किया है उनको आपको देखना चाहिए और उसको आप किस तरह से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमें डिफरेंट सेशंस पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ये नहीं कि आज 14 अप्रैल था तो हम लोग आ गए यहाँ पे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप विश करिए उनके नाम की, और भी महापुरुषों को साथ में जोड़िए और सभी महापुरुषों को लेके विश करिए, उसके बेसिस पर। तो उससे क्या होता है कि जो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं वो भी सामने आएगी, वो भी बहुत जरूरी है। एथिक्स बहुत जरूरी है, उससे रिलेटेड आप कुछ कॉम्पिटिशन करिए। तो सारी चीज जो है साइंस उससे रिलेटेड नहीं होती है, कुछ आपके इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में होती है, कुछ आपके महापुरुषों की जीवन शैली पे होती है, कुछ जो है हम उनके कौन से विश्व में या क्या किस चीज को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग चीजों को लेकर आपको व्याख्यान दिलवाइए। और मुझे ये लगता है अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो लेट अस थिंक फॉर अ बेटर नेशन, राइट? लेट अस थिंक राइट India, right, a country where we should not have any kind of discrimination, zero tolerance in our campus as well as in the nation. Our women are free to move everywhere, right? Their participation in different activities is enhanced, and that is what I was always saying: women empowerment, child health, nutrition for the rurals, right, or the people who are not able to afford it. Let us work for it. Thank you very much, and wish you all the best. बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके उपरांत हम लाइसेंस ऑफिसर श्री डॉक्टर अरिंदम विश्वास जी से अनुरोध करेंगे कि वे मंच पर आए और धन्यवाद प्रस्ताव रखें। IIT रुड़की के SC/ST सेल के लाइसेंस ऑफिसर सभी लोगों का थैंक्स कर रहे हैं। We have the opportunity to have soul searching. So today, I extend my wishes to all of you. Thank you for your presence here, and all of those who cannot make it here today. Today is also celebrated as a Knowledge Day, which gives us, or which reminds us that it's the power, knowledge that can overpower in everything else, including this event. Thanks to Pramod ji for continuously guiding us. Last but not the least, I thank all the audiences here who spared your time from your schedule and participated in this celebration. Thank you again. सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोस्तों, अम्बेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आपने सभी भाषण सुने हैं, सभी भाषण बहुत अच्छे रहे। और सभा समाप्त होने के बाद ये देखिए छोटी सी एक जलपान की व्यवस्था हो रही है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटे दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।